प्यारे बच्चों, कैसे आप? ठीक हैं? आइए हम वीडियो की कड़ी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस व्याकरण की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम विशेषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विशेषण क्या होता है? तो लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपने संज्ञा भी पढ़ रखा है, आपने सर्वनाम भी पढ़ रखा था, तो मैं आशा करता हूं कि आपको संज्ञा भी अच्छी समझ में आ रहा होगा और सर्वनाम भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उसकी परिभाषा है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और यह विशेषताएं संज्ञा के आकार, उसकी अवस्था, उसके रूप, गुण, स्वभाव से संबंधित होता है। जैसा कि आपने देखा कि परिभाषा क्या विशेषण की, यानी जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। और यह उसकी विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप या गुण के आधार पे होता है। जैसे संख्या के आधार पर अगर हम देखेंगे, वहां 4 लड़के बैठे हैं। वाक्य क्या बनता है? वाक्य बनता है, वहां 4 लड़के बैठे थे। अर्थात इसमें क्या है? इसमें 4 क्या है? विशेषण है, क्योंकि कोई यह भी वाक्य बन सकता है कि वहां लड़के बैठे थे, लेकिन यहाँ क्या करे, उसकी विशेषता बता दे रहा है कि वहां 4 लड़के बैठे। तो उसी प्रकार रूप के आधार पे राधा सुंदर, लड़की इसमें सुंदर। इसी प्रकार आकार के आधार पर अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है और गुण के आधार पर उसका कोट पुराना है। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो आपने देखा कितने विशेषण हैं? 4। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सर्वनामिक और संख्यावाचक विशेषण। तो आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से किसी संज्ञा, सर्वनाम या गुण, दोष, रूप, रंग, उसके आकार, प्रकार आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सोहन दुष्ट लड़का है, एक इसका बता रहा है, ये इसका दोष बता रहा है। कमला लाल फ्रॉक पहनी है, इसमें लाल फ्रॉक मतलब यह इसके रंग के बारे में विशेषता बता रहा है। और वह बहुत सुंदर लड़की है, तो यह उसके रूप के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा परिणामवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ी चाय दो। अगर कोई हमसे कहता है कि मुझे चाय दो, तो उसे हमें यह नहीं पता चलता कि मुझे कितनी चाय देना है उसके, तो लेकिन यह कह रहा है मुझे थोड़ी चाय दो, तो इससे हमको उस संख्या, उस विशेषण की परिमाण का पता चल जाए। और दूसरा है, यह गाय बहुत दूध देती है। फिर तीसरा है सर्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कह रहा है पुरुषवाचक या निजवाचक। यह सर्वनाम की कल आपने भेद पढ़ा था, उसमें था, तो कह रहा है कि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यथा मतलब जैसे ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, और दूसरा मेरा घर इसी शहर में है। और फिर आता है चौथा विशेषण, लास्ट वाला संख्यावाचक विशेषण, यानी जिस विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण से वाक्य से विशेषण की किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीसरा आदमी कहाँ गया। तो बच्चों, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण के
प्रकार के बारे में जान रहे थे। हम आगे बढ़ते हुए क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया का जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है, उसके बारे में पता चलता है। और यह 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला है धातु से, जैसे पढ़ना, पढ़ धातु उसमें ना जोड़ देंगे हम तो पढ़ना हो जाएगा। संज्ञा से हथियाना में है, और फिर देखेंगे विशेषता से चिकनाना अगर वाक्य है तो उसमें चिकना धन आधन ना हो गया। फिर आगे थे क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं सोता हूं, मैं गया, पक्षी उड़ता है। आप देखेंगे इन शब्दों में किसी कर्म के बारे में ज्ञात नहीं होता है, बोध नहीं होता है, अतः यहाँ पे सोना, जाना और उड़ना अकर्मक क्रिया है, इसलिए यह एक अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उसने मिठाई खाई, उसने क्या की, मिठाई को खाया तो खाना, और उसने लड़के को पीटा, इस वाक्य में पीटना सकर्मक क्रिया हो गया, इसलिए वह सकर्मक क्रिया है। आइए हम कुछ वाक्यों द्वारा अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। पहला है, जैसे अकर्मक में वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, लेकिन इसमें वह खेलना कोई कर्म नहीं है। लेकिन वहीं देखेंगे इसमें सकर्मक क्रिया में वह फुटबॉल खेल रहा है, इसलिए यहाँ पे फुटबॉल का खेलना सकर्मक हो गया। फिर दूसरा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसमें और फिर देखेंगे सकर्मक में वही शब्द हो जाएगा, वह पुस्तक पढ़ रहा है। फिर इसमें देखेंगे तीसरा है अकर्मक में, तीसरा है कुआं भरता है, कुआं स्वयं भरता है। फिर देखिए यह अकर्मक वाक्य है, तो देखेंगे नौकर पानी भरता है, नौकर क्या कर रहा है, पानी भर रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। और फिर चौथा है रस्सी ऐंठती है, रस्सी ऐंठती है, यह अकर्मक है। और इसी का सकर्मक वाक्य बनेगा लड़का रस्सी ऐंठता है। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य का होना या पाया जाना ही क्रिया कहलाता है। और क्रिया के 2 भेद होते हैं मुख्यतः, क्या, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। धन्यवाद।